तो चलिए फिर से शुरू करते हैं लॉन्ग वीडियोस की अपनी सीरीज़। बहुत टाइम बाद आना हुआ इस चैनल पे लॉन्ग वीडियोस को लेके। मुख्य वजह ये थी कि एसएससी सीजीएल 2025 का जो एग्ज़ाम सितंबर 2025 में हुआ था टीयर 1, उसमें स्टूडेंट्स ने कहा सर इंग्लिश का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया। पहले सेंटेंस एरर के क्वेश्चन एक एक दो दो लाइन के होते थे, अब तीन तीन चार चार लाइन के हो गए हैं। पढ़ने में ही समझ नहीं आता। वोकेबलरी हमने ब्लैक बुक और बाकी सारी बुक से भी पढ़ ली, लेकिन बाहर की वोकेबलरीज पूछी गई। तो मैंने कहा चलो टॉप 25 डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लेते हैं, सारी शिफ्ट मिला के, सेंटेंस एरर के, वोकेबलरी के और बाकी सभी चीज़ों के। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो में हम सेंटेंस एरर के टॉप 25 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत हम करेंगे जैसे 10th क्वेश्चन से, मतलब जो डिफ़िकल्टी लेवल जिसका 10th नंबर पे है। फर्स्ट जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा और 10th जो है वो 10th नंबर पे डिफ़िकल्ट होगा। तो आज हम करेंगे 10 से लेके 1 तक। आइए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है कि द रेगुलेटर्स डिसीजन टू पोस्टपोन द इम्प्लीमेंटेशन वाज एट्रीब्यूटेड partly to industry pressure and partly due to legal ambiguity surrounding the recent amendments। इसका मतलब क्या है कि जो रेगुलेटर का डिसीजन था इम्प्लीमेंटेशन को पोस्टपोन करने का, उसकी जो वजह थी वो कुछ वजह ये थी, पार्टली वो उद्योगों का दबाव, इंडस्ट्री प्रेशर, और कुछ थी लीगल एम्बिग्विटी सराउंडिंग द रीसेंट अमेंडमेंट, जो हाल ही में अमेंडमेंट सुधार हुए हैं उसके आसपास। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है। चाहे ये क्वेश्चन 2 लाइन का हो, 3 का हो, 10 का हो, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। हमने इंग्लिश में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है, रूल ऑफ पैरेललिज्म। वो ये क्या कहता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड के दोनों तरफ का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो पैरेलल होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो गलत है। जैसे आज एक आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। द डिले, ये एक सेंटेंस है, द डिले वॉज ड्यू टू ड्यू पार्टली टू रेन, partly to rain and partly because of ट्रैफिक। जो देरी हुई उसकी कुछ वजह तो रेन थी, वर्षा थी, और कुछ क्या थी, ट्रैफिक। तो अब जब ये एंड एक हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके लेफ्ट की तरफ अगर हम पार्टली टू यूज कर रहे हैं, पार्टली टू यूज कर रहे हैं, तो एंड के राइट तरफ भी हम पार्टली टू ही यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ नहीं, तभी हमारा पैरेलल बनेगा। अब आइए अपने क्वेश्चन पे। ये एंड है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब लिखा है वाज एट्रीब्यूटेड पार्टली टू इंडस्ट्री प्रेशर, तो यहाँ पार्टली ड्यू टू नहीं आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, पार्टली टू लीगल एम्बिग्विटी। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लेफ्ट साइड भी पार्टली टू और राइट साइड भी पार्टली टू, तब हमारा रूल ऑफ पैरेललिज्म लगेगा। तो एरर इसमें कहाँ थी, थर्ड में, यही इसका आंसर है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सेंटेंस एरर के, जो हम 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें। द पॉलिसी एम्स टू नीदर पेनलाइज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स नॉर दोज हु मे हैव वायलेटेड नॉर्म्स ड्यू टू सिस्टमिक एम्बिग्विटी रेदर देन डिलिबरेट इंटेंट। जो पॉलिसी है, जो नीति है, उसका उद्देश्य जिन्होंने पहली बार गलती करी उनको दंडित करना नहीं था, और ना ही उनका जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया सिस्टमिक एम्बिग्विटी की वजह से, यानी सिस्टमिक अस्पष्टता की वजह से, ना कि कोई उनका डेलिबरेट जानबूझ के उनका उद्देश्य था। ठीक, अब जैसा कि हमको मालूम है इंग्लिश ग्रामर में जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन जिनका मतलब होता है जो आपस में कोरिलेट कर रहे हो, जैसे नीदर, नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, वेदर और, इनके जो दोनों तरफ का स्ट्रक्चर है वो ग्रामेटिकली सेम होना चाहिए। इसको बोलते हैं रूल ऑफ पैरेललिज्म।
जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। अगर ये सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दोनों तरफ नहीं है तो वहां गलती है। अब यहां देखिए नीदर और नॉर, यानी नीदर के जो लेफ्ट साइड में है वही नॉर के राइट साइड में स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहां प्रॉब्लम क्या है? द पॉलिसी एम्स टू नीदर पेनलाइज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स नॉर दोज। अब गलत है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये एक तरीका तो ये है, द पॉलिसी एम्स नीदर टू पेनलाइज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स नॉर टू दोज। दोनों तरफ टू लग गया, लेकिन समस्या क्या है? इस सेकंड वाले पोर्शन में भी हमने एडिशन किया और फर्स्ट वाले पोर्शन में भी एडिशन किया। अब एसएससी में तो हम दो आंसर पे तो टिक नहीं कर सकते, आंसर तो हमारा सेम एक ही होना चाहिए। ठीक, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? द पॉलिसी एम्स टू पेनलाइज neither first time offenders nor those. The policy aims to penalize neither फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स नॉर दोज हु मे हैव। अब बिल्कुल सही हो गया। अब हमने क्या किया? अब हमने चेंजेस सिर्फ इस पोर्शन में किए, तो हमारा आंसर क्या हो गया? एक। सेकेंड पोर्शन में हमने कोई चेंजेस नहीं किया, रूल ऑफ पैरेललिज्म भी हमारा सही हो गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए आज का अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द इन्वेस्टिगेशंस फाइंडिंग्स अलार्मिंग इन बोथ स्कोप एंड कंटेंट प्रॉम्प्टेड रिस्पॉन्सेज नॉट जस्ट फ्रॉम द एजेंसीज कंसर्न्ड बट ऑल्सो फ्रॉम द ऑडिटर्स हु रिपोर्ट दे वर नेवर ग्रांटेड एक्सेस टू क्रिटिकल रिकॉर्ड्स। इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग थी, खोज थी, वो अलार्मिंग थी, मतलब चिंताजनक थी, स्कोप और कंटेंट में, दोनों में। और जिन्होंने इन रिस्पॉन्सेस को प्रॉम्प्ट किया, न कि केवल कंसर्न्ड एजेंसी से बल्कि ऑडिटर्स से भी, जिन्होंने ये रिपोर्ट किया कि उनको जो क्रिटिकल रिकॉर्ड्स थी उसकी कभी भी एक्सेस नहीं ग्रांट की गई। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं मानता हूँ। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें दो तरह की एरर आपको देखने में लगती है। ठीक, जैसे पहली एरर, जनरली ये कहा जाता है कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जैसे रिपोर्ट, जैसे से, जैसे क्लेम, इसके बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं। ऐसा एक जनरल टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल इंग्लिश ग्रामर होती है वो ये कहती है कि इनके बाद दैट नहीं भी होगा तब भी सही है, वो ग्रामेटिकली गलत नहीं है। चाहे वो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर हो या कैम्ब्रिज इंग्लिश ग्रामर हो, स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर ये कहती है कि इन वर्ब्स के बाद अगर दैट नहीं भी होगा तब भी चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। शी सेड दैट शी वॉज लीविंग, उसने कहा कि वो जा रही है। तो अगर शी सेड शी वॉज लीविंग, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें अगर दैट का हम प्रयोग नहीं करते हैं सेड वर्ब के बाद, ये भी बिल्कुल सेंटेंस सही है, इसमें ग्रामेटिकली कोई गलती नहीं है। एक और देखते हैं, द विटनेस रिपोर्टेड दैट द डोर वॉज लॉक्ड। विटनेस ने, गवाह ने रिपोर्ट किया कि दरवाज़ा बंद था, तो द विटनेस रिपोर्टेड द डोर वॉज लॉक्ड, ये भी बिल्कुल सही है। इस रिपोर्टेड वर्ब के बाद दैट नहीं है तब भी चलेगा। तो जनरली हमारे पास एक पहला जो नज़र में आता है कि बट ऑल्सो फ्रॉम द ऑडिटर्स हु रिपोर्ट, कि यहाँ पे बीच में दैट होना चाहिए। ये सबसे पहले हमारे माइंड में बात आती है। लेकिन जैसे मैंने बताया, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर है वो ये कहती है कि अगर यहाँ दैट नहीं भी होगा तब भी चलेगा, यानी बट ऑल्सो फ्रॉम द ऑडिटर्स हु रिपोर्ट दे वर नेवर ग्रांटेड, इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। अच्छी बात ये है कि जो एक्चुअल एरर है वो भी इसी पोर्शन में है, थर्ड में ही। वो क्या है? इस सेंटेंस में जो मेन एरर है वो है टेंस की असंगति की एरर, टेंस की इनकंसिस्टेंसी की एरर। वो क्या है? वो ये है कि
पूरा सेंटेंस पास्ट में है, प्रॉम्प्टेड रिस्पॉन्स, दे वर नेवर ग्रांटेड, पास्ट, ये भी पास्ट, प्रॉम्प्टेड भी पास्ट की बात बता रहा है, तो यहां पर प्रेजेंट रिपोर्ट की बात नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, रिपोर्टेड होगा। यहां भी पास्ट होगा, जब सेंटेंस में यहां पास्ट की बात हो रही है प्रॉम्प्टेड, यहां पास्ट की बात हो रही है, तो यहां भी पास्ट ही होगा, रिपोर्ट नहीं होगा, रिपोर्टेड होगा। अब कई लोग कहेंगे सर प्रेजेंट में हो सकता है ऑडिटर्स प्रेजेंट में रिपोर्ट कर रहे हो, अगर ऑडिटर्स प्रेजेंट में रिपोर्ट करने की उनकी हैबिट है, आदत है, या कोई जनरल ट्रुथ है, तब तो यहाँ रिपोर्ट सही होता। लेकिन यहाँ किसी ऑडिटर्स की हैबिट की बात नहीं हो रही है, या कोई जनरल ट्रुथ की बात नहीं हो रही है। उन्होंने ये कहा कि ऑडिटर्स जिन्होंने रिपोर्ट किया, तो जब प्रॉम्प्टेड है यहाँ पर, तो यहाँ भी रिपोर्टेड ही होगा, पास्ट ही होगा। इसलिए एरर किस में थी, थर्ड में। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। दैट नन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स फाउंड द प्रपोजल वायबल इज लेस सरप्राइजिंग देन द फैक्ट दैट नीदर द चेयरपर्सन नॉर द लीगल काउंसिल वर ब्रीफ्ड बिफोर हैंड। जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसमें से किसी ने भी उस प्रपोजल को वायबल, व्यवहारिक नहीं माना। ये कम आश्चर्यजनक या चौंकाने वाला है, बजाय इसके कि ना तो चेयरपर्सन और ना ही उनका जो कानूनी सलाहकार था, लीगल काउंसिल था, उसको ब्रीफ किया गया पहले से, उसको पहले से जानकारी दी गई। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन वेरी 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 इजी है। इसको पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। हम सबको मालूम है नीदर और नॉर अगर कहीं पर लिखा है तो उस केस में जो वर्ब होगी वो जो उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार होगी। अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। एक एग्जाम्पल छोटा सा समझ लेते हैं। नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वर प्रेजेंट। ना तो प्रिंसिपल ना ही टीचर्स प्रेजेंट थे। अब जो ये वर्ब है ये अपना नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो इस नीदर और नॉर के केस में जो इसका जो सबसे पास वाला सब्जेक्ट है वो क्या है, टीचर्स है, प्लूरल है। तो इसलिए यहाँ भी सब्जेक्ट कैसा आया, प्लूरल। अब यहाँ देखिए नीदर द चेयरपर्सन नॉर द लीगल काउंसिल, ना तो उनका कानूनी सलाहकार, एक लीगल काउंसिल की बात हो रही है, तो जो नियरेस्ट वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर। नीदर द चेयरपर्सन नॉर द लीगल काउंसिल वॉज ब्रीफ्ड बिफोर हैंड। तो एरर कहाँ थी, फोर्थ में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। that there exists no recourse for citizens if environmental violations are condoned at the ministerial level underline a systemic erosion of constitutional accountability। कि जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनके पास कोई भी उपाय शेष नहीं रहता यदि इन्वायरमेंटल जो वायलेशंस हैं, यानी कि जो पर्यावरण संबंधी उल्लंघन है, उनको कंडोन, उनको अनदेखा किया जाए मिनिस्ट्रियल लेवल पे। ये बात अंडरलाइन करती है, उजागर करती है एक सिस्टमिक इरोजन। इरोजन मतलब किसी चीज़ का जाना, घटना, क्षरण होना। सिस्टमिक इरोजन किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का, यानी कि जो संवैधानिक अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, उनका सिस्टमिक जो इरोजन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में जो एक इंग्लिश ग्रामर का इम्पॉर्टेंट रूल है, पहले उस रूल को समझ लीजिए। वो रूल ये कहता है कि अगर कोई नाउन क्लॉज की शुरुआत का स्टार्ट दैट से हो तो वो पूरा का पूरा जो नाउन क्लॉज है वो सिंगुलर होता है। दोबारा मैं बताता हूँ, इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर कोई नाउन क्लॉज की शुरुआत स्टार्ट दैट से हो रही हो तो वो पूरा का पूरा नाउन क्लॉज कैसा होता है, सिंगुलर माना जाता है, और उसकी वर्ब भी कैसी होगी फिर, सिंगुलर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। दैट ऑनेस्टी पेज इज ट्रू।
की ईमानदारी पे करती है, ये बात सही है। अब दैट ऑनेस्टी पेज, ये एक नाउन क्लॉज है, इसकी शुरुआत किससे हो रही है? दैट से, इसलिए इसके ये पूरा नाउन क्लॉज कैसा माना जाएगा? सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। समझना बहुत जरूरी है, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी नहीं है, इसीलिए मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। दैट दे रिफ्यूज्ड द ऑफर वॉज सरप्राइजिंग। यह बात कि उन्होंने ऑफर को मना कर दिया वो चकित कर देने वाली थी। तो दैट दे रिफ्यूज्ड द ऑफर, ये एक नाउन क्लॉज है और इस नाउन क्लॉज की शुरुआत किससे हो रही है? दैट से, इसलिए ये नाउन क्लॉज कैसा माना जाएगा? सिंगुलर। चूंकि ये नाउन क्लॉज सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वॉज। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। दैट देयर एग्जिस्ट नो रिकोर्स फॉर सिटीजन्स इफ इन्वायरमेंटल वायलेशंस, ये यहाँ तक ये एक नाउन क्लॉज है और इस नाउन क्लॉज की शुरुआत किससे हो रही है? दैट से, इसलिए ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज यहाँ से लेके और यहाँ तक कैसा है? सिंगुलर है। चूंकि ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? इज। आर नहीं होगा, इज। वायलेशंस इज कंडोन्ड, उल्लंघन। ठीक, तो आंसर क्या है इसका? 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस एक अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Were he to have responded promptly, the crisis could have been averted far earlier than it ultimately was, saving valuable diplomatic capital. अब देखिए इसका मतलब पहले समझते हैं। Were he to have responded promptly, यदि उसने समय पर रिस्पॉन्ड कर दिया होता, उत्तर दे दिया होता, जो क्राइसिस है, संकट है, कुड हैव बीन अवर्टेड, अवर्टेड मतलब टाला जा सकता था संकट को, फार अर्लियर देन इट अल्टीमेटली, अंततः जब उसको टाला गया उससे पहले ही उसको टाला जा सकता था, सेविंग वैल्यूएबल डिप्लोमेटिक कैपिटल, जो मूल्यवान कूटनीतिक या राजनीतिक पूंजी थी, कैपिटल थी, उसको सेव किया जा सकता था। ठीक, यदि उसने पहले ही प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड कर दिया होता। अब अगर इस सेंटेंस में ध्यान दें तो ये सेंटेंस क्या है? यदि उसने ऐसा किया होता, यानी कि बात किसकी हो रही है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन की, या अनलाइकली, जिसकी संभावना नहीं है, या ऐसी काल्पनिक सिचुएशन की। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक। तो इंग्लिश ग्रामर का एक सिंपल रूल है, सिंटेक्स है, कि अगर कभी हम हाइपोथेटिकल, काल्पनिक या ऐसी कोई बात जिसकी संभावना नहीं है इसकी बात कर रहे हों, तो उसका स्ट्रक्चर 2 तरीके से लिखा जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है, याद रखना, इसको याद कर लीजिए। पहला है इफ सब्जेक्ट वर, या प्लस लगा दीजिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, और या इसी को बिल्कुल दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अगर कोई काल्पनिक सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो उस केस में हम इस में से किसी भी दोनों स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ये दोनों ही सही है। आइए इसको एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। जैसे इफ he were to resign, the company would suffer. यदि उसने रिजाइन किया होता तो कंपनी को बहुत नुकसान सहना पड़ता या दिक्कत सहनी पड़ती। ठीक, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? ये तो स्ट्रक्चर 1 हो गया। इसी को स्ट्रक्चर 2 से क्या लिख सकते हैं? वर ही टू रिजाइन द कंपनी वुड सफर। तो अब देखिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा स्ट्रक्चर 1 है। या इसी को कैसे लिख सकते हैं? वर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर ही टू रिजाइन, ये बिल्कुल सही है। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या है इसमें? वर ही टू हैव रिस्पॉन्डेड प्रॉम्प्टली, यदि उसने प्रॉम्प्टली जल्दी से रिस्पॉन्स किया होता। एक फ्यूचर
ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है? वर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये गलत है। वर ही टू रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली द क्राइसिस कुड हैव बीन अवर्टेड, ये सही है। ठीक, अब ये देखिए जो बिल्कुल ये स्ट्रक्चर है इससे ये मेल खा रहा है, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ही गलत था। हैव रिस्पॉन्डेड नहीं होगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो एरर कहाँ थी? फर्स्ट में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द डिस्कवरी डैश वॉज अनएक्सपेक्टेड ऑल्टर्ड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द एंटायर स्टडी। वह खोज जिसकी उम्मीद नहीं थी, ऑल्टर्ड मतलब उसने चेंज कर दिया, ट्रेजेक्ट्री मतलब दिशा, पूरी स्टडी की दिशा को चेंज कर दिया उस खोज ने। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया, किसी भी क्वेश्चन के लिए पहले उसका कॉन्सेप्ट समझिए ताकि आगे जाके उस तरह के क्वेश्चन में, मिलते जुलते क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूजन ना हो। ऐसा क्लॉज जिसके अंदर किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा हो उसको बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज। जैसे ये सारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इसका यूज यहाँ कहीं ना कहीं हो रहा है, इसलिए ये पूरा क्लॉज कैसा हो गया? रिलेटिव क्लॉज। अब ये रिलेटिव क्लॉज दो तरह के होते हैं, एक होता है रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज और एक होता है नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। दोनों में अंतर क्या होता है? रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में कॉमा नहीं लगता और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में कॉमा लगता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस में एक कॉमा ये लगा हुआ है, एक कॉमा ये लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, तो ये क्लॉज कैसा हो गया? नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। अब अंतर क्या है दोनों में? नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में दैट का प्रयोग नहीं करते, इस बात को रट लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में दैट नहीं आता। ठीक, ये इंग्लिश ग्रामर का एक सिंपल सा रूल है। तो यानी कि पहला ऑप्शन तो हमसे खत्म ही हो गया। अगला आता है हुज। हुज का प्रयोग करते हैं जब हमें किसी चीज का स्वामित्व दिखाना होता है, पोजेशन दिखाना होता है। जैसे द हाउस हुज रूफ कोलैप्स्ड, वो घर जिसकी छत ढह गई। अब हाउस एक स्वामित्व दिखा रहा है, किसकी छत? उस घर की छत। तो यहाँ हुज कहाँ यूज हुआ? पोजेशन के लिए। वॉट का प्रयोग वहां करते हैं जहां पे कोई उससे पहले एंटीसीडेंट नहीं होता। जैसे आई नो वॉट ही वॉन्ट्स। अब वॉट के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन इसका एंटीसीडेंट नहीं है, जैसे इसके पहले देखिए एक नाउन है। ठीक, तो वॉट का प्रयोग वहां करते हैं जहां उसके पहले कोई उसका नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट नहीं होता, जबकि यहाँ पे क्या है? एक एंटीसीडेंट है, द डिस्कवरी। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? विच। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इसकी जगह हु नहीं हो सकता था? तो दैट हो नहीं सकता, हुज हो नहीं सकता, वॉट हो नहीं सकता, बचा विच। तो जैसा कि हमको सबको मालूम है कि हु का प्रयोग हम करते हैं पीपल के लिए और विच का प्रयोग करते हैं एनिमल के लिए और थिंग्स के लिए। यहां पर क्या है? ये द डिस्कवरी एक थिंग है, इसलिए यहां पे क्या आया? which. The discovery which was unexpected altered the trajectory of the entire study. तो सही आंसर क्या है? बी। थैंक यू सो मच। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। It was not merely the fragmentation of administrative jurisdictions across sectors that disrupted cohesive governance, but the inertia embedded in overlapping regulatory mandates which, though designed to safeguard institutional autonomy, ends up paralyzing interdepartmental responsiveness altogether। तो सबसे पहले तो क्या है कि बच्चा 1 2 3 4 5 6 लाइन के क्वेश्चन को देख के ही थक जाता है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के पहले एक लाइन लिखूं, मैं एक सेंटेंस लिखूं, द एक्सीडेंट हैपेंड yesterday and causes traffic delay, DELAYS, delays।
ये बताइए कि इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है। आप देखते ही कह दोगे कि इस सेंटेंस में एक एरर है जिसको बोलते हैं टेंस की विसंगति की एरर, टेंस की इनकंसिस्टेंसी की एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहे हैं एक्सीडेंट हैपेंड यस्टरडे, एक्सीडेंट कल हुआ था, पास्ट की बात कर रहे हैं, एंड कॉजेज, और ट्रैफिक डिले कॉज करता है, कारण बनता है। जब कल ट्रैफिक का एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ भी कॉजेज नहीं आएगा, कॉज्ड होगा, क्योंकि ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा। तो आपने तुरंत समझ लिया, क्योंकि एक लाइन का छोटा सा क्वेश्चन था। अब इसमें चूंकि 6 लाइन है तो आपको लगता है या किसी को भी लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। इट वॉज नॉट मियरली द फ्रेगमेंटेशन, वॉज पास्ट की बात हो रही है। दैट डिसरप्टेड कोहेसिव गवर्नेंस, ये भी पास्ट की बात हो रही है क्योंकि सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है। बट द inertia embedded in overlapping regulatory mandates which though designed to safeguard, यहाँ भी पास्ट की बात हो रही है, सेकेंड फॉर्म। safeguard institutional autonomy ends up paralyzing, पैरालाइज करता है नहीं, पैरालाइज करता था, करा था, एंड्स नहीं होगा, एंडेड होगा। जब यहाँ पास्ट, यहाँ पास्ट, यहाँ पास्ट, हर जगह पास्ट, तो यहाँ एंड्स अप प्रेजेंट कैसे हो गया? यहाँ भी तो पास्ट ही होना चाहिए ना। यही इसका आंसर है। तो आंसर क्या है? 4। तो टेंस की इनकंसिस्टेंसी की एरर थी, टेंस की विसंगति की एरर थी इस क्वेश्चन में। जैसे आपने इसको इजीली सॉल्व किया वैसे इसको भी करिए। लंबा क्वेश्चन देख के डरिए मत, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। What renders the draft legislation particularly contentious is not its proposed realignment of physical powers per se, but that it presumes without empirical substantiation a physical equivalence among states though whose developmental baselines are incommensurable by any normative metric। तो ये 6 लाइन का हमारा क्वेश्चन है, तो इससे डरिए मत। मैं इसीलिए अपने क्लास में भी कहता हूँ कि आप 10,000 PYQ लगा लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस PYQ का एनालिसिस करना, यानी कि वो क्यों गलत हुआ आपसे। और एनालिसिस करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जिस पे बच्चे ध्यान नहीं देते वो है कॉन्सेप्ट्स। आइए इस क्वेश्चन को सब बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। अच्छा, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज वो होता है जिसमें उसका अपना सब्जेक्ट हो और अपना वर्ब हो। जैसे अ बॉय प्लेज क्रिकेट, अब ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये क्लॉज हुआ। शी इज इंटेलिजेंट, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये भी एक क्लॉज हो गया। अच्छा, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वो होता है जिसका अपना कोई सब्जेक्ट ना हो और अपना कोई वर्ब ना हो। जैसे द रेड कार, इसका कोई भी सब्जेक्ट नहीं है और कोई भी वर्ब नहीं है। इसी तरीके से इन द मॉर्निंग, ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, तो ये क्या हो गए? ये फ्रेज हो गए। तो इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो है रूल ऑफ पैरेललिज्म। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि नॉट बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, वेदर और, इन सब के बाद में, बोथ एंड, बिटवीन एंड, इन सब के बाद में क्या है कि जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो गलत है। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं यहां, द प्रॉब्लम इज नॉट हिज एब्सेंस बट द फैक्ट दैट ही अराइव्ड लेट। ठीक, समस्या उसकी अनुपस्थिति नहीं थी बल्कि ये फैक्ट था कि वो देर में आया। अब नॉट है, नॉट के बाद हिज एब्सेंस, आप एक फ्रेज ले रहे हैं, लेकिन बट के बाद सब्जेक्ट भी आ रहा है और वर्ब भी आ रही है।
तो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। द प्रॉब्लम इज नॉट हिज एब्सेंस बट हिज लेट अराइवल। अब दोनों तरफ नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी, बट के बाद भी। अब ये पैरेललिज्म को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सेंटेंस ठीक हो गया। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। What renders the draft legislation particular contentious is not its proposed realignment of physical power per se। अब ये क्या है, नाउन फ्रेज है, बट दैट इट प्रिज्यूम्स विदाउट एम्पेरिकल सब्सटेंशिएशन। अब नॉट के बाद तो नाउन फ्रेज है, लेकिन बट के बाद क्या हो गया, क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, ठीक है। तो आपको करना क्या है, दोनों तरफ नाउन फ्रेज रखना है। तो यहां तो बिल्कुल सही है, बट इट्स प्रिजम्पशन। अब इट्स प्रपोज्ड रीअलाइनमेंट ऑफ फिजिकल पावर से, ये तो नाउन फ्रेज है बट के बाद, बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉट के बाद। लेकिन बट के बाद आपको क्लॉज हटा के, यहां भी नाउन फ्रेज है तो यहां भी नाउन फ्रेज रखना पड़ेगा, तो इसको हटा दीजिए। बट इट्स प्रिजम्पशन, सेंटेंस का मीनिंग सेम रहा, बट यहां हमने नाउन फ्रेज रखा तो यहां भी नाउन फ्रेज हो गया। बट इट्स प्रिजम्पशन विदाउट एम्पेरिकल सब्सटेंशिएशन, ये अब सही हो गया। तो पैरेललिज्म का रूल अब फॉलो कर रहा है, जैसे यहां फॉलो कर रहा है वैसे ही अब यहां भी फॉलो कर रहा है। तो एरर कहां थी, सेकंड में। अगर कोई आपको लगता है इस सेंटेंस में या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो एरर सेकंड में थी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 क्यों बोला, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा था जो इजी होते हुए भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको रॉन्ग मार्क करके आए, गलत करके आए, ठीक है। एक इजी क्वेश्चन होते हुए भी, इसलिए इसको मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में से मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के पहले आइए मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन, एक सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ, उससे आपको समझाने में आसानी रहेगी। वो सेंटेंस है, टू इग्नोर रिपीटेड वार्निंग्स हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंस। इसका मतलब क्या हुआ, बार बार जो चेतावनियां हैं उनको इग्नोर करना, उनको नज़रअंदाज करना, उसके बहुत ही सीरियस परिणाम होते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस को जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो कहते हैं कि यहाँ जो हैव है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके पहले जो वार्निंग्स, एक वार्निंग की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी रिपीटेड वार्निंग्स की बात हो रही है, जबकि ये गलत है। ये जो हैव है ये इस वार्निंग्स की वजह से नहीं आ रहा है, ये जो हैव है ये किसकी वजह से आ रहा है, इग्नोर करने की वजह से। तो ये क्या है, इग्नोर करना, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब ये सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर ही होगा। बात वार्निंग्स की नहीं हो रही है, जो ये वर्ब आ रहा है ये किससे रिलेटेड है, इग्नोर करने से। तो टू इग्नोर रिपीटेड वार्निंग्स हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंस, अब सही है। तो ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि बहुत इजी चैप्टर होता है। और सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन भी है जो एसएससी सीजीएल 2025 में, सितंबर 2025 में टीयर 1 में पूछा गया था, ठीक है। आइए पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। The presumption not that the policies themselves were ill-conceived, but rather that their rhetorical framing, laden with abstractions alien to grassroots discourse, have contributed more to civic apathy than implementation's failures per se, reflects a deeper institutional detachment than previously acknowledged। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, द प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है, धारणा। यह धारणा कि जो पॉलिसीज थी, जो नीतियां थी, वो अपने आप में इल कंसीव्ड नहीं थी, गलत नहीं थी, लेकिन उनकी जो रिहोट्रिकल फ्रेमिंग थी, रिहोट्रिकल फ्रेमिंग मतलब उनको जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया
वो लैडन भरी हुई थी एब्स्ट्रैक्शन से, वो एलेन टू ग्रासरूट्स डिस्कोर्स, जो कि जमीनी डिस्कोर्स था, उससे मेल नहीं खाती थी, हैव कंट्रीब्यूटेड मोर टू सिविक एपैथी, उससे ज्यादा लोगों को परेशानी हुई देन इम्प्लीमेंटेशंस फेलियर्स पर से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दोबारा देखिए, द प्रिजम्पशन, यह धारणा, अब ये क्या है, यह धारणा, एक धारणा की बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। आगे आप देखें तो यहां लिख रहा है कि ये जो धारणा है ये रिफ्लेक्ट करती है एक डीपर इंस्टीट्यूशनल डिटैचमेंट को, यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां भी रिफ्लेक्ट्स आ रहा है, बिल्कुल सही वर्ब का यूज किया है, ये भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्लेक्ट्स। तो ये वर्ब इस सिंगुलर सब्जेक्ट से मैच खा रही है। आगे बढ़ते हैं, not that the policies themselves were inconceived but rather that their rhetorical framing। अब अगला सब्जेक्ट शुरू हो रहा है यहां से, ये है सब्जेक्ट, उनकी प्रस्तुति, वो जो पॉलिसीज थी उनकी प्रस्तुति की गई जिस तरीके से। अब rhetorical framing अगेन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि हम उसकी प्रस्तुति की बात कर रहे हैं। तो जब उसकी प्रस्तुति की बात कर रहे हैं, उसकी प्रस्तुति जिस तरीके से की गई उसने लोगों को ज्यादा दिक्कत करी। तो एक प्रस्तुति की बात हो रही है, तो यहां वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, ना कि हैव। कई सारी प्रस्तुतियों की बात नहीं कर रहे हैं, बट उनकी जो देयर रिहेट्रिकल फ्रेमिंग, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। रिहेट्रिकल फ्रेमिंग हैज कंट्रीब्यूटेड मोर टू सिविक अपैथी। तो ये क्वेश्चन था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो हैज आएगा, हैव नहीं, इसलिए यहां पर एरर किस में थी, टू में। तो ये आज हमने टोटल अपने क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 1 तक किए इस वीडियो में। आशा है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन चाहते हैं कि वोकेबलरी में और इडियम्स एंड फ्रेजेस में और सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, कॉम्प्रिहेंशन में आपको और अच्छे अच्छे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कराएं प्रीवियस ईयर के, तो आप कमेंट करिए, मैं और वीडियोस इस तरह से बनाऊंगा। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।